5 लाख लोग एक पल में, बिना किसी वार्निंग के, और जो वापस उठे वो इंसान नहीं रहे। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा खतरा ज़ॉम्बी नहीं था। एक औरत ने सब कुछ जानते हुए उस जोन में कदम रखा जहां से कोई वापस नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पति से प्यार था। और जब वो उसे मिली तो जो उसने देखा, उसने उसके दिल को किसी ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा तोड़ दिया। ये है वी बरी द डेड 2025 की वो फिल्म जो आपको अंदर से हिला देगी। कहानी की शुरुआत होती है एबा और मिच नाम के कपल से, जो एक डिनर डेट पर आए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और डांस कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली हैं। दरअसल कुछ दिनों बाद तस्मानिया के पास समुद्र के बीच सेना का एक बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था। वहां आर्मी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका टेस्ट पूरी तरह फेल हो जाता है। इस हथियार के परीक्षण से पूरे आइलैंड पर एक इतना पावरफुल शॉकवेव स्ट्राइक करता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बल्कि इंसानी दिमाग भी पल भर में पूरी तरह शटडाउन हो जाते हैं। इस भयंकर दुर्घटना का सीधा असर वहां के मासूम लोगों पर पड़ता है और पलक झपकते ही करीब 5 लाख लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। लाइट्स बंद, मशीनें डेड, कम्युनिकेशन जीरो, और लोग बिना किसी वार्निंग के मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस शॉक ने सीधे इंसानों और जानवरों के ब्रेन को डैमेज कर दिया था, जिससे बचने का कोई चांस ही नहीं था। सरकार ने इस आपदा के पीछे के खौफनाक सच को जानबूझकर दुनिया से छुपाया और आइलैंड को पूरी तरह सील कर दिया। मीडिया और पब्लिक की एंट्री बैन कर दी गई और जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया था उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने इस खतरनाक जोन की सफाई के लिए आम नागरिकों को भारी सैलरी और इनाम का लालच देकर डेड बॉडी रिकवरी वॉलंटियर के रूप में भर्ती करना शुरू कर दिया। पैसा हमेशा लोगों को वहां ले जाता है जहां उन्हें जाना नहीं चाहिए। बड़ी संख्या में अनजान लोग पैसों के चक्कर में इस काम के लिए अट्रैक्ट हो गए, लेकिन हमारी लीड कैरेक्टर एबा का मकसद कुछ और ही था। एबा का किरदार निभाया है डेजी रिडली ने, वही एक्ट्रेस जिन्हें आप स्टार वॉर्स में रे के रूप में जानते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक बिल्कुल अलग डेजी हैं। कोई सुपर पावर नहीं, कोई लाइट सेबर नहीं, सिर्फ एक टूटी हुई औरत जो अपने पति को ढूंढने के लिए मौत के मुंह में जा रही है। एबा ने भी इस वॉलंटियर यूनिट में अपना नाम लिखवा दिया क्योंकि उसका पति मिच इस ब्लास्ट से ठीक पहले एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में कोर जोन के एनो रिसोर्ट नाम के होटल में ठहरा हुआ था और तब से लापता था। वो जिंदा है या मर चुका, इसका सुराग ढूंढने के लिए एबा के पास क्वारंटाइन जोन के अंदर जाने का यही एक आखिरी रास्ता था। जब वो तस्मानिया जाने वाले प्लेन में न्यूज़ देख रही थी तो उसके बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत बताती है कि न्यूज़ के मुताबिक भले ही लोग बिना किसी दर्द के मारे गए हैं, लेकिन अफवाह है कि कुछ लोग होश में आकर वापस खड़े हो रहे हैं। उस बूढ़ी औरत की आंखों में उम्मीद थी और शायद यही उम्मीद सबसे खतरनाक चीज है ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में। उस औरत को उम्मीद थी कि शायद उसका पोता भी उन जिंदा होने वाले लोगों में से एक हो। जैसे ही प्लेन लैंड करता है, पूरा एयरपोर्ट मिलिट्री बेस में बदला हुआ दिखता है, जहां सोल्जर्स आगे जाने से पहले सभी वॉलंटियर्स के फोन जमा कर रहे होते हैं और सबकी आईडी चेक की जाती है। एबा जब हेल्प डेस्क पर पहुंचती है तो वो कहती है कि वो लाशें ढूंढने वाली यूनिट को ज्वाइन करके सीधे साउदर्न टाउन वुडब्रिज जाना चाहती है, जो कि कोर जोन के सबसे खतरनाक इलाके के पास था। लेकिन वहां बैठी सोल्जर उसे समझाती है कि फिलहाल हॉबर्ट सिटी के आगे जाने की किसी को परमिशन नहीं है, क्योंकि पूरा शहर अभी भी आग की लपटों में जल रहा है। सरकारी योजना अभी सिर्फ बाहरी सेक्टर्स में धीरे धीरे सफाई करने की थी। एबा बहुत बेचैन थी, लेकिन मजबूरी में उसे ये ऑर्डर मानना पड़ा। तभी मिलिट्री का एक बड़ा ऑफिसर आकर सभी वॉलंटियर्स को अनाउंस करता है कि मुर्दों के दोबारा जागने की अफवाहें बिल्कुल सच हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत स्लो है और अगर कोई ऐसा जीव दिखे तो सैनिक उसे तुरंत संभाल लेंगे। एबा अच्छे से समझ जाती है कि अगर उसका पति मिच भी ऐसी किसी कंडीशन में उसे मिला तो ये सोल्जर्स बिना कोई सवाल किए उसे तुरंत गोली मार देंगे। इसलिए अगर उसे मिच को बचाना है तो मुख्य मिलिट्री टीम से पहले उसे खुद ढूंढ निकालना होगा। जल्द ही एबा को दूसरे वॉलंटियर्स के साथ एक बस में बिठाकर क्वारंटाइन जोन की तरफ भेज दिया जाता है। बस की खिड़की से बाहर जो नज़ारा दिखता है वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। चारों तरफ सिर्फ राख, टूटे हुए घर, जली हुई गाड़ियाँ और एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों को चुभ रहा हो। जो आइलैंड कभी जिंदगी से भरा था वो अब एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था। वॉलंटियर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर गली गली और घर घर जाकर बॉडीज कलेक्ट करने का सबसे गंदा और डरावना काम सौंप दिया जाता है। एबा जब एक घर के गार्डन में एंटर करती है तो उसे वहां एक ही परिवार की 3 लाशें मिलती हैं, जिनमें एक छोटी बच्ची भी थी। डेथ इतनी सडन थी कि किचन का नल भी बंद नहीं हुआ था और पानी अभी तक बह रहा था। ये सब देखकर एबा की पार्टनर बुरी तरह डर जाती है। उसे अपनी बेटियों की याद आ जाती है और वो उसी वक्त काम छोड़कर चली जाती है। ब्लास्ट को कई दिन बीत चुके थे, जिस वजह से लाशें सड़ने लगी थीं और उनसे भयंकर बदबू आ रही थी, जो वॉलंटियर्स के मेंटल एंड्योरेंस का असली टेस्ट था। अब एबा को एक नया पार्टनर असाइन होता है जिसका नाम क्ले था। क्ले पहली नजर में एक कैजुअल, थोड़ा रेकलेस और बेफिक्र बंदा लगता है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में भी अजीब जोक्स क्रैक करता रहता है, लेकिन असल में
जो इंसान सबसे ज़्यादा हंसता है वो अक्सर सबसे ज़्यादा दर्द छुपा रहा होता है। वो दोनों मिलकर एक घर से जब एक भारी लाश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब एबा की नज़र दीवार पर लगी एक शादी की फोटो पर पड़ती है। उस हंसते हुए कपल को देखकर एबा को अपनी शादी के पुराने दिन और मिच के साथ बिताए हसीन पल याद आ जाते हैं। लंच ब्रेक के दौरान एबा देखती है कि प्लेन वाली वही बूढ़ी औरत अपने पोते की लाश के पास बैठी रो रही है, लेकिन उस औरत के मन में अब भी एक अजीब सी उम्मीद थी कि शायद उसका पोता एक बार आंखें खोलकर खड़ा हो जाए। लंच के बाद एबा और क्ले बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्ले एबा से पूछता है कि क्या फिजिकल थेरेपिस्ट का काम सिर्फ मसाज देना होता है। तब एबा समझाती है कि ये एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशन है, मसाज तो उसका बस एक छोटा सा पार्ट है। दुकान के अंदर एबा को बच्चों का एक खाली झूला दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। वो हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन कभी माँ नहीं बन पाई थी। वो झूला खाली था, उसी तरह जैसे एबा की जिंदगी का वो हिस्सा खाली था जहाँ एक बच्चे की हंसी होनी चाहिए थी। इस एक झूले को याद रखिए, क्योंकि इस फिल्म की एंडिंग में यही झूला, यही एहसास एबा की पूरी जिंदगी बदल देगा। तभी अचानक रोड के दूसरी तरफ से एक लाउड स्क्रीमिंग सुनाई देती है और कोई वॉलंटियर इमरजेंसी सिग्नल फ्लेयर जला देता है। पैनिक फैलते ही चारों तरफ सैनिकों की दौड़ने की आवाजें और लगातार गन शॉट्स गूंजने लगते हैं। इसी बीच जब एबा और क्ले पास के गैरेज को चेक करते हैं तो उन्हें एक कोने में चुपचाप खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। वो कोई हमला नहीं कर रहा था, बस उसकी पलकें कभी कभी झपक रही थीं। प्रोटोकॉल के मुताबिक क्ले तुरंत बाहर जाकर फ्लेयर का सिग्नल दाग देता है और कुछ ही सेकंड्स में सैनिक वहां स्प्रिंट करते हुए पहुंचते हैं और उस आदमी को वहीं खत्म कर देते हैं। इस कोल्ड ब्लडेड अप्रोच को देखकर एबा शॉक हो जाती है। उसकी नज़रों में ये क्रीचर्स पूरी तरह मॉन्स्टर्स नहीं थे, इनके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत अभी भी बाकी थी। रात को अपने होटल रूम में बैठकर एबा मैप पर मिच के रिसॉर्ट की लोकेशन ट्रैक करती है और फैसला करती है कि वो आज ही रात कर्फ्यू के दौरान चुपचाप अकेले यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट के पास पहुँचती है तो एक महिला सोल्जर उसे देख लेती है और सख्त लहजे में कहती है कि किसी भी वॉलंटियर को अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए चुपचाप अंदर चली जाओ। ना चाहते हुए भी एबा को वापस मुड़ना पड़ता है। वो पास ही के एक हॉल में जाती है जहाँ बाकी वॉलंटियर्स दारू पीकर मजे कर रहे थे। वो क्ले के टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जो काफ़ी देर से ड्रिंक कर रहा था। एबा क्ले से कहती है कि जब उसने उस ज़ॉम्बी की आंखों में देखा तो उसे लगा कि शायद इन्हें वापस नॉर्मल किया जा सकता है और अगर मिच भी इस हालत में हुआ तो वो उसे मरने नहीं देगी। एबा की चिंता देखकर क्ले पहले तो इसे सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब एबा उसे एक मोटी रकम और भारी इनाम का वादा करती है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह एबा और क्ले फिर से ड्यूटी के लिए निकलते हैं और एक गैरेज जैसी बड़ी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। अंदर जाते ही क्ले की नज़र एक बहुत ही शानदार सुपर बाइक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है। वहां चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि आपदा के वक्त कुछ लोग वहां पार्टी कर रहे थे और फर्श पर उनकी लाशें पड़ी हुई थीं। एबा क्ले को अपना रियल प्लान बताती है कि अगर वो दोनों इस बाइक को लेकर अभी चुपचाप एनो रिसोर्ट की तरफ निकल जाएं तो वो फौज की निगरानी से बचते हुए क्वारंटाइन जोन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। लेकिन तभी एबा की नज़र थोड़ी दूर खड़ी एक औरत पर पड़ती है जिसके बाल पर्पल शेड के थे। वो औरत अजीब तरह से अपना जबड़ा पीस रही थी और आईने में अपने चेहरे को देखकर खुद भी नाखुश लग रही थी। एबा उसके पास जाकर उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं और उसके चेहरे पर अग्रेशन आ जाता है। वो स्लो एनिमेटेड बॉडीज जैसी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर अटैक करने का साफ इंटेंट दिख रहा था। क्ले तुरंत एबा को पीछे खींचता है और वो दोनों बाइक स्टार्ट करके वहां से फुल स्पीड में एस्केप कर जाते हैं। खाली और सुनसान रास्तों पर क्ले पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा रहा था, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक मिलिट्री जीप आती हुई दिखाई देती है। दोनों तुरंत बाइक स्लो करके एक जली हुई गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। जीप से गुजरते वक्त सोल्जर्स रास्ते के किनारे खड़े एक ज़ॉम्बी को स्पॉट करते हैं और बिना कोई सवाल किए सीधे उसके सिर में गोली मारकर उसे ढेर कर देते हैं। ये देखकर एबा का दिल फिर से बैठ जाता है कि कहीं मिच को भी इसी तरह बेरहमी से ना मार दिया जाए। जैसे ही मिलिट्री वहां से जाती है वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो कोर जोन के करीब पहुंच रहे थे, हवा में फैला हुआ धुआं और जहर और ज्यादा हैवी होता जा रहा था, तो वो दोनों एक एम्बुलेंस से मास्क ढूंढकर पहन लेते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि दोबारा जिंदा हुए लोग अब शांत नहीं हैं, बल्कि बेहद हिंसक होकर गाड़ियों के शीशों से टकरा रहे हैं। डरे हुए दोनों अब कहीं भी रुकने की हिम्मत नहीं करते और तब तक भागते रहते हैं जब तक बाइक का पेट्रोल खत्म होने की कगार पर नहीं आ जाता। आखिरकार वो दोनों थोड़ा रेस्ट करने और पानी भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। लगातार बाइक चलाने की वजह से क्ले का कंधा बुरी तरह दर्द कर रहा था, इसलिए एबा उसे रिलीफ देने के लिए उसके कंधे की मालिश करने लगती है। वो दोनों आपस में मिच के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे एक बहुत ही आक्रामक ज़ॉम्बी चुपचाप आ धमकता है। क्ले पैनिक किए बिना तुरंत पास पड़ी एक चेयर उठाकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी अचानक पीछे से गनशॉट की लाउड आवाज गूंजती है और वो ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। वो गन चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिलिट्री का एक कड़क ऑफिसर था जिसका नाम रायली था। रायली उस वक्त तो एक सेवियर की तरह लग रहा था, लेकिन इस एपोकलिप्स में सबसे बड़ा खतरा अक्सर वही होता है जो सबसे पहले आपकी मदद के लिए आता है।
राइली उन्हें वार्न करता है कि जो ज़ॉम्बी ज़्यादा समय तक जागते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हिंसक और खतरनाक हो जाते हैं। जब राइली को पता चलता है कि ये दोनों इलीगल तरीके से रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसे हैं तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। एबा उसे सच बता देती है कि वो सिर्फ अपने पति मिच को ढूंढने वुडब्रिज जा रही है और क्ले उसकी हेल्प कर रहा है। राइली कहता है कि रूल्स के मुताबिक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, इसलिए वो एबा को एक रूम में लॉक कर देता है और क्ले को अलग से पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाता है। एबा डर और थकान की वजह से उस रूम के फ्लोर पर ही सो जाती है। कुछ घंटों बाद जब दरवाजा खुलता है तो राइली अकेला वापस आता है। वो एबा को एक शॉकिंग न्यूज़ देता है कि क्ले पूछताछ के डर से मौका पाकर वहां से अकेले ही भाग निकला है और काफी ढूंढने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। एबा को राइली की बात पर थोड़ा शक जरूर होता है क्योंकि क्ले वो बंदा नहीं था जो किसी को बीच मुसीबत में छोड़कर जाए, लेकिन डर में सोचने की ताकत नहीं होती और राइली जानता था ये इस अनजान और डरावने इलाके में विश्वास करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। राइली एबा से कहता है कि उसे वुडब्रिज जाने का एक बहुत ही सेफ रास्ता पता है, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें उसके पर्सनल फार्म हाउस जाना होगा ताकि वो कुछ जरूरी सर्वाइवल सप्लाईज और हथियार ले सके। एबा राइली पर भरोसा करके उसकी मिलिट्री जीप में बैठ जाती है। कई घंटों के लंबे सफर के बाद वो दोनों राइली के एक फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। राइली उसे अंदर बुलाकर खाना ऑफर करता है। टेबल पर खाना खाते वक्त एबा की नजर अचानक दीवार पर लगे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है जिसमें राइली और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ केटी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। अपनी कहानी बताते हुए राइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि ब्लास्ट के वक्त वो खुद ड्यूटी पर आइलैंड से बाहर था, इसलिए बच गया, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसकी 9 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी केटी और उसकी फैमिली मरे हुए पड़े थे। राइली कहता है कि वो एबा के दर्द को बहुत अच्छे से समझता है। वो कहता है कि जिस रिजॉर्ट में मिच ठहरा है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और वो उसे वहाँ ले जाएगा, लेकिन बदले में एबा को उसकी एक अजीब सी मदद करनी होगी। राइली का दुख दरअसल अब पागलपन और ऑब्सेशन में बदल चुका था। वो चाहता था कि एबा थोड़ी देर के लिए उसकी मरी हुई पत्नी केटी का रोल निभाए, उसके कपड़े पहने, उसकी शादी की अंगूठी पहने और आखिरी बार उसके साथ एक स्लो डांस करे ताकि वो केटी को गुड बाय कह सके। एबा को ये मांग बेहद अजीब लगती है, लेकिन मना करने पर राइली उसे वहाँ अकेला छोड़ सकता था, इसलिए वो मजबूरी में केटी के कपड़े पहन लेती है, पर केटी के रिंग पहनने से साफ इनकार कर देती है। राइली रूम में आकर एक स्लो रोमांटिक म्यूजिक ऑन करता है और दोनों एक दूसरे को होल्ड करके धीरे धीरे झूमने लगते हैं। इस थोड़े सुकून भरे माहौल में एबा को भी मिच के साथ बिताए पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। ये सीन देखने में रोमांटिक लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसे टूटे हुए इंसान की डेस्परेशन है जो अपनी ग्रीफ को एक्सेप्ट नहीं कर सका। और एबा उस वक्त जानती थी कि एक गलत कदम उसकी जिंदगी खत्म कर सकता है। लेकिन तभी राइली को नोटिस होता है कि एबा ने केटी की रिंग नहीं पहनी है। ये देखते ही उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ जाता है और वो गुस्से में एबा पर धौंस जमाते हुए जिद करता है कि तुम्हें अंगूठी पहनकर ये डांस दोबारा रीस्टार्ट करना होगा क्योंकि डिटेलिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जब राइली उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है तो डरी हुई एबा अपनी सेल्फ डिफेंस में पास रखा एक भारी फ्लावर वास उठाकर उसके सिर पर दे मारती है और तुरंत भागकर दूसरे कमरे में खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। अंदर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तोते उड़ गए। उस रूम के बिस्तर पर एक प्रेग्नेंट औरत की लाश पड़ी थी जो कोई और नहीं बल्कि खुद राइली की वाइफ केटी थी। राइली ने उसे दफनाया नहीं था, बल्कि वो डिनाइल में जी रहा था कि केटी एक दिन वापस जागेगी। एबा समझ जाती है कि दुख से राइली की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। मौका मिलते ही एबा तुरंत खिड़की से बाहर कूद जाती है और चुपचाप गाड़ी की चाबी लेने के लिए वापस डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरते हुए राइली से उसकी आमने सामने टक्कर हो जाती है। एबा अपनी जान बचाकर पास के एक बड़े गोदाम में भाग जाती है। राइली टॉर्च लेकर उसके पीछे अंदर आता है। उसी पल टॉर्च की रोशनी में एबा देखती है कि उस गोदाम में कई ज़ॉम्बियों को भारी लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया था, जिन पर राइली लंबे समय से रिसर्च कर रहा था। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना देखकर एबा अपना आखिरी दाव खेलती है। वो रोने धोने का नाटक करते हुए राइली से माफी मांगती है और केटी की तरह सॉफ्ट आवाज में कहती है कि वो बहुत डर गई थी और अब वो अंगूठी पहनकर दोबारा डांस करने के लिए तैयार है। ये सुनते ही इमोशनली ब्रोकन राइली पूरी तरह रियलिटी लूज कर देता है और रोते हुए एबा को जोर से गले लगा लेता है। इसी का फायदा उठाकर एबा चुपचाप अपनी कमर में छुपाया हुआ चाकू निकालती है और पूरी ताकत से राइली को स्टैब कर देती है। राइली अपना गला पकड़कर वहीं फर्श पर ढेर हो जाता है। एबा तुरंत उसकी जेब से चाबियां निकालती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है तो सामने खड़ी केटी को देखती है। केटी वाकई एक ज़ॉम्बी के रूप में दोबारा जिंदा हो चुकी थी और हिल रही थी। एबा बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत बाहर खड़ी मिलिट्री जीप में बैठती है, गैस पेडल दबाती है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जब एबा की आंख खुलती है तो गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका था और आगे का रास्ता भी भारी मलबे से पूरी तरह ब्लॉक था। मजबूरी में वो जीप वहीं छोड़ देती है और हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर पैदल ही सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ने लगती है।
चलते चलते उसे रियलाइज होता है कि आपदा से पहले ही मिच के साथ उसका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका था और अब अकेले उस सुनसान हाईवे पर एबा को वो सच याद आने लगा जिससे वो पूरी जर्नी में भागती रही थी। दरअसल कई बार फेल्ड प्रेगनेंसी के बाद एबा IVF ट्राई करना चाहती थी, लेकिन मिच इसके लिए तैयार नहीं था, जिससे उनके बीच रोज झगड़े होते थे। इसी फ्रस्ट्रेशन में एबा ने एक दूसरे आदमी के साथ हुकअप कर लिया था, लेकिन बाद में गिल्ट महसूस होने पर उसने मिच को सब सच बता दिया था। मिच इसके बाद ही इस ट्रिप पर आया था। एबा ने धोखा दिया था, मिच ने माफ नहीं किया था, और फिर भी वो यहाँ थी उसके लिए। शायद यही प्यार है, इम्परफेक्ट, ब्रोकन और फिर भी अंत तक साथ। तभी अचानक टूटे हुए कांच पर पैर पड़ने की आवाज होती है और एक बहुत ही खूंखार तेज चलने वाला ज़ॉम्बी एबा पर पीछे से झपट पड़ता है। घबराई हुई एबा अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर जान बचाकर पास ही में पलटी हुई एक बस के अंदर घुस जाती है। वो क्रिएचर भी बस के अंदर आ जाता है। एबा हिम्मत जुटाती है और पास पड़े एक हैवी ऑब्जेक्ट से उस पर तब तक वार करती है जब तक उसकी मूवमेंट पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। बाहर डूबते सूरज को देखकर एबा समझ जाती है कि रात के अंधेरे में आगे बढ़ना सुसाइड होगा, इसलिए वो सड़क किनारे खड़ी एक पुरानी वैन के अंदर पड़े शव को मेहनत से बाहर निकालती है और वहीं रात गुजारने का फैसला करती है। वैन की दीवार पर एक हंसते मुस्कुराते हुए 4 लोगों के परिवार की फोटो लगी थी जो अब इस दुनिया में नहीं थे। अब रिजॉर्ट से सिर्फ 6 माइल्स की दूरी बची थी, जिससे उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आधी रात को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर एबा की नींद खुल जाती है। वो बहुत सावधानी से गन लेकर बाहर उतरती है और जो देखती है वो उसकी रूह कपा देता है। उस वैन का ओनर, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, बिना किसी अग्रेशन के बड़े शांत तरीके से अपनी फैमिली की लाशों को उठाकर एक गड्ढे में रख रहा था ताकि उन्हें दफना सके। एबा को राइली की बात याद आती है कि ये अनडेड सिर्फ अपने जीवन का कोई अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। वो एक ज़ॉम्बी था, लेकिन उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए कुछ ना कर पाया हो, मरने के बाद भी उनके लिए आखिरी काम पूरा करने की जिद रखता है। यही है वो अनफिनिश्ड बिजनेस जिसकी बात राइली ने की थी। और एबा, एक स्ट्रेंजर, उस ज़ॉम्बी की मदद करने उठ खड़ी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें लैंग्वेज, डेथ और फियर से बड़ी होती हैं। जब वो पूरी फैमिली को दफन कर देता है तो वो ज़ॉम्बी खुद भी उस गड्ढे में खड़ा हो जाता है और एबा की तरफ देखता है। एबा उसका इशारा समझकर उसकी इच्छा पूरी करती है और उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है। अगली सुबह आखिरकार एबा अपनी मंजिल यानी उस एनो रिजॉर्ट के होटल तक पहुंच जाती है। पूरा कॉरिडोर सुनसान था। वो भारी कदमों से चलते हुए लास्ट रूम के सामने पहुंचती है, जिसके दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा था। इस दरवाजे के पीछे एबा की पूरी जर्नी का जवाब था। 5 लाख मौतें, एक सुनसान आइलैंड, राइली का पागलपन, ज़ॉम्बीज़ का डर, अकेली रातें, सब उस एक दरवाजे के पीछे। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला। कांपते हाथों से वो जैसे ही डोर नॉब घुमाते अंदर एंटर करती है तो फ्लोर पर उसके पति मिच की लाश पड़ी मिलती है। अपने पति को इस हालत में देखकर एबा वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे 2 वाइन ग्लासेस एक अनजान औरत के ID कार्ड पर पड़ती है। सच्चाई एक पल में शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मिच यहाँ किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि अपनी एक कलीग के साथ अफेयर के चक्कर में आया था। ये भयानक धोखा देखकर एबा का दुख पल भर में गुस्से और नफरत में बदल जाता है और वो मिच की लाश पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विडंबना ये थी कि मिच दोबारा जिंदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर अपनी शादी को लेकर कोई अधूरा पछतावा बचा ही नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और क्ले आता है। वो भागा नहीं था। राइली के चंगुल से बचते हुए, ज़ॉम्बी जोन पार करते हुए, आर्मी से छुपते हुए, वो एबा को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था। इसलिए नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई पैसा नहीं बचा था, कोई डील नहीं थी, बस इसलिए क्योंकि वो उसका दोस्त था। इस पूरी फिल्म में एबा एक असली इंसान ढूंढती रही और वो उसे मिल गया। बस वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। क्ले अंधेरे में एबा के लिए एक उम्मीद की किरण बनता है और उसे संभालता है। क्ले भी उसे बताता है कि इस आइलैंड पर उसकी एक बेटी और पत्नी रहती थी, जिनसे अपनी बुरी आदतों के कारण वो अलग हो गया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो सब ठीक कर देगा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह एबा अपने हाथ से अपनी शादी की आखिरी रिंग भी उतारकर वहीं रख देती है और अतीत के रिश्ते को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। क्ले की मदद से वो मिच की डेड बॉडी को एक लकड़ी की नाव पर रखती है और उसमें आग लगाकर उसे समुद्र में प्रवाहित कर देती है। ये सिर्फ उसे ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए नहीं था, बल्कि अपने बीते हुए जुनून और झूठे प्यार को हमेशा के लिए एक साइलेंट गुड बाय कहने का तरीका था। सब कुछ खत्म करने के बाद जब एबा और क्ले वापस मिलिट्री बेस की तरफ लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक बार फिर उनकी मुलाकात राइली के फार्म हाउस के पास उसकी ज़ॉम्बी पत्नी केटी से होती है। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला नज़ारा था। केटी का वो उभरा हुआ प्रेग्नेंट पेट अब पूरी तरह पिचक चुका था और उसकी स्कर्ट पर ताजे खून के गहरे धब्बे लगे हुए थे। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, पास के खेतों और पत्थरों के बीच से एक छोटे बच्चे के रोने की मासूम आवाज उनके कानों में पड़ती है। एबा तुरंत गाड़ी से उतरकर उस आवाज का पीछा करते हुए दौड़ती है और देखती है कि पत्थरों के बीच एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था जो पूरी तरह जिंदा, सुरक्षित और ठीक था। एक ज़ॉम्बी माँ ने मरने के बाद भी अपने बच्चे को इस दुनिया में लाया। उसका अनफिनिश्ड बिजनेस था एक नई जिंदगी को जन्म देना, और उसने दिया।
केटी जो खुद एक अनडेड जीव बन चुकी थी, उसने मरने के बाद भी अपने आखिरी मातृत्व के जुनून और प्यार के सहारे उस बच्चे को जन्म दिया था और उसकी तरफ इशारा करके एबा को सौंप दिया था। एबा उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। याद है वो खाली झूला, आज उसमें एक बच्चा था। तबाही के मलबे से निकली एक नई जिंदगी एबा की गोद में। इस फिल्म का नाम है वी बरी द डेड, लेकिन इसकी असली कहानी है जिंदगी जो मौत के बाद भी जन्म लेती है। वो और क्ले उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अब एक ज़रूरी बात, वी बरी द डेड एक फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इसका आधार बिल्कुल फिक्शनल नहीं है। 2011 में अमेरिकन मिलिट्री ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिकली रिलीज़ किया जिसका नाम था कॉन प्लान 8888। इसका फुल टाइटल था काउंटर ज़ॉम्बी डोमिनेंस प्लान। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में ज़ॉम्बी टाइप्स की डिटेल्ड कैटेगरीज थी, पैथोजेनिक ज़ॉम्बियो, रेडिएशन ज़ॉम्बियो, यहाँ तक कि ईविल मैजिक ज़ॉम्बियो। और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ ये फिल्म सेट है, ने 2020 में अपने आइलैंड टेरिटरीज़ के लिए एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन क्राइसिस प्रोटोकॉल अपडेट किया था। साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन जितनी मोटी आप सोचते हैं उससे पतली है। वी बरी द डेड की कहानी कहती है कि मौत अनफिनिश्ड लव को ख़त्म नहीं करती। एक ज़ॉम्बी माँ ने बच्चा जन्मा, एक ज़ॉम्बी पिता ने फैमिली को दफनाया। एबा ने एक बच्चा पाया जो कभी उसका था ही नहीं, लेकिन शायद हमेशा से उसका था। कमेंट में बताइए इस फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा टच किया, केटी का बच्चा या मिच की सच्चाई। और अगर ये डार्क इमोशनल हॉरर आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।